हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न अभी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 हिस्ट्री की बुक का चैप्टर 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी का पार्ट 3 फाइनल पार्ट है। इससे पहले 2 पार्ट हम लोग बना चुके हैं, उनमें हम लोग बहुत सारा चैप्टर कवर हो चुका है। इसमें तो काफ़ी कम ही बचा है अब। तो हम इसमें देखते हैं सेटिंग अप न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, नई एडमिनिस्ट्रेशन को सेटअप करना। वॉरेन हेस्टिंग्स, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉरेन हेस्टिंग जो कि गवर्नर जनरल रहा था 1773 से लेकर के 1785 तक, उसने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस किए थे और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था कंपनी की पावर को बढ़ाने के लिए। ठीक है, बाय हिज टाइम, उसका टाइम आते आते कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा पावर एक्वायर कर ली थी। एक्वायर्ड पावर नॉट ओनली इन बंगाल, मतलब 1773 में बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, ये सब हो चुके थे, है ना। और कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा पावर अपने हाथों में ले ली थी। बट बंगाल के अलावा बॉम्बे और मद्रास में भी कंपनी के पास काफ़ी ज़्यादा पावर आ चुकी थी। ब्रिटिश टेरिटरी जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव, जैसे कि हमारे देश में अलग अलग स्टेट्स को एक तरीके से हमारे देश की टेरिटरी है, बट हमने अलग अलग हिस्सों में डिवाइड एक तरह से कर रखा है ताकि अच्छे से कंट्रोल हो सके, उन पर अच्छे से वहाँ पे राज्य चल सके। तो इसी तरीके से अंग्रेज जो हैं अपने अलग अलग इलाकों को प्रेसिडेंसीज बोलते थे। जैसे कि हम स्टेट बोलते हैं, वो लोग प्रेसिडेंसी बोलते थे। तो मेनली 3 प्रेसिडेंसीज थी, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। हर प्रेसिडेंसी के ऊपर एक गवर्नर होता था, जिनका जो सुप्रीम हेड होता था ना, वो होता था गवर्नर जनरल। वॉरेन हेस्टिंग जो था वो फर्स्ट गवर्नर जनरल बनाया गया था। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, और सारा एक तरह से बंगाल का गवर्नर ही हेड होता था बॉम्बे और मद्रास का। और इसने काफ़ी सारे जस्टिस के सिस्टम में चेंजेस लेकर के आए थे। तो 1772 में नया सिस्टम जो जस्टिस का आया था, इसने ही इस्टेब्लिश किया था। इसमें हर डिस्ट्रिक्ट के पास जो भी हर एक जो ज़िला होगा डिस्ट्रिक्ट में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में ना क्या होगा कि 2 टाइप के कोर्ट्स होंगे। एक होगा क्रिमिनल कोड, मतलब हर डिस्ट्रिक्ट में 2 टाइप के कोर्ट होंगे। एक क्रिमिनल कोड होगा जिसको हम लोग फौजदारी कोड बोलेंगे। 2 टाइप के कोर्ट्स होंगे, कौन कौन से? एक क्रिमिनल कोर्ट होता है जिसको हम लोग फौजदारी अदालत बोलते हैं, और एक सिविल कोर्ट होगा जिसको हम दीवानी अदालत बोलेंगे। तो क्या क्या होगा? एक तो क्रिमिनल कोर्ट होगा जिसको हम लोग फौजदारी अदालत बोलेंगे, और एक सिविल कोर्ट होगा जिसको हम लोग दीवानी अदालत बोलेंगे। मौलवी और हिंदू पंडित जो होंगे वो उन्होंने लॉ इंटरप्रेट किए, मतलब देखा कि कौन कौन से कानून हैं यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स के लिए। ठीक है, और एक मतलब कोर्ट होगी जिसमें एक जज बैठेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? एक क्रिमिनल कोर्ट होगा जिसको हम फौजदारी, देखिए 2 कोर्ट होंगे। जस्टिस कैसे होगी? जैसे कि आज के टाइम पे क्या होता है कि केसेस वगैरह चलते हैं तो अदालत में जाते हैं, है ना। तो इसी तरीके से हर एक ज़िले में 2 तरीके की कोर्ट होंगी। एक तो क्रिमिनल, जहाँ पे क्राइम वाले केस जाएंगे, और एक होगी सिविल कोर्ट जिसको दीवानी अदालत बोला जाएगा। जैसे कि मान लीजिए किसी के घर में कोई लड़ाइयाँ हो गई हैं और ज़मीन का बंटवारा है, तो वो सारा का सारा सिविल कोर्ट में जाएगा। कोई चोरी चकारी मर्डर वगैरह हो गया है तो वो क्रिमिनल कोर्ट में जाएगा। और इन कोर्ट के जो लॉज होंगे वो हिंदू और इस्लाम धर्म के हिसाब से बनाए जाएंगे, और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है वो इसका हेड होगा। क्रिमिनल कोर्ट्स जो होगी वो काजी और मुफ्ती के अंडर होगी, बट अंडर द सुपरविजन ऑफ कलेक्टर। तो क्रिमिनल कोर्ट किस किस के अंडर आएगी? काजी के और मुफ्ती के अंदर, बट हेड कौन होगा? कलेक्टर ही उसका हेड होगा। अब देख लेते हैं, काजी एक जज होता है। काजी कौन होता है? एक जज। मुफ्ती होता है एक ज्यूरिस्ट ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सपाउंडिंग द लॉ दैट द काजी वुड एडमिनिस्टर। तो मुफ्ती जो होगा एक ज्यूरिस्ट टाइप का होगा, मतलब एक तरह से जज टाइप का होगा, जो रिस्पॉन्सिबल होगा लॉस एक तरह से बनाने के लिए। जो काजी मुफ्ती लॉस टाइप का बनाएंगे या बताएंगे, और काजी देखेगा कि किस तरीके से वो उस लॉ को अप्लाई किया जाएगा। इम्पीचमेंट का मतलब होता है हटा देना अपनी पोस्ट से। ट्रायल ऑफ द हाउस ऑफ लॉर्ड्स इन इंग्लैंड फॉर चार्जेस ऑफ मिसकंडक्ट बॉट अगेंस्ट अ पर्सन इन द हाउस ऑफ कॉमन्स। सिंपल सी बात है, हमारे देश में इम्पीचमेंट होता है प्रेसिडेंट को हटाने के लिए, तो हटाने के लिए किसी पर्सन को इम्पीचमेंट लगाया जाता है। तो ये देखिए, ये ट्रायल ऑफ वॉरेन हेस्टिंग पे केस वेस चला था, इम्पीचमेंट प्रोसेस चला था, उसके बारे में है। तो अ मेजर प्रॉब्लम वॉज, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है वैसे ये भी, कि व्हेन वॉरेन हेस्टिंग वेंट बैक टू इंग्लैंड इन 1785। वॉरेन हेस्टिंग जब 1785 में अपने देश इंग्लैंड वापस गए, एडमंड बर्क एक्यूज्ड हिम ऑफ बीइंग पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिस गवर्नमेंट ऑफ बंगाल। जो बर्क थे ना, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया हेस्टिंग्स पर कि मतलब इन्होंने बंगाल में अच्छे से शासन नहीं किया है। दिस लेड टू एन इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट दैट लास्टेड 7 years। तो ये इकलौते ऐसे वो थे, गवर्नर जनरल थे जिन पर इम्पीचमेंट का प्रोसेस चला था वॉरेन हेस्टिंग पर
या फिर आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन से ऐसे गवर्नर जनरल थे जिन पे इम्पीचमेंट का प्रोसेस चला था, तो उसका आंसर है वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे ना, बंगाल के गवर्नर जनरल थे, उन पर इम्पीचमेंट का प्रोसेस चला था। देखिए मेजर प्रॉब्लम जो थी ना कि जो ब्राह्मण पंडित थे ना, वो अलग अलग इंटरप्रिटेशंस देते थे, अलग अलग चीज़ें बताते थे धर्मशास्त्र के बारे में कि इस तरीके के कानून होने चाहिए। इसी से यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को बुलाया गया और हिंदू के लॉज को कंपाइल करवाया गया कि भाई हाँ हाँ ये सारे लॉज हैं, एक साथ आप हमें बता दो। तो NB हलहेद ट्रांसलेटेड दिस डाइजेस्ट इनटू इंग्लिश। डाइजेस्ट मतलब एक किताब ऐसी बना दी, 11 पंडितों को बुलाया कि भाई क्या क्या लिखा हुआ है धर्मशास्त्र में, आप अपने अपने हिसाब से बता दीजिए, और एक किताब में हम एक उसका समागम टाइप का पूरा एक बना करके कि अच्छा ये चीज़ है, वो हम लॉज बना देते हैं, और इस चीज़ को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया NB हॉलहेड ने। 1770 में कोड ऑफ मुस्लिम लॉज वॉज ऑल्सो कंपाइल्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ यूरोपियन जजेस। तो 1778 में मुस्लिम्स का भी इसी तरीके से एक कोड बना दिया गया लॉज का, अंडर रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब 1773 में ना रेगुलेटिंग एक्ट आया था, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था ना 1773 का, उसमें क्या क्या था। 1773 में एक नई कोर्ट को इस्टेब्लिश कर दिया गया। वाइल कोर्ट ऑफ अपील को हम लोग सदर निज़ामत कहते थे, सदर निज़ामत अदालत वो सेटअप इन कलकत्ता। तो सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में इस्टेब्लिश किया गया था और एक सदर निज़ामत अदालत भी कलकत्ता में सेटअप किया गया था 1773 में। प्रिंसिपल फिगर जो थी इंडियन डिस्ट्रिक्ट की, वो थे कलेक्टर, हमारे DM साहब। इनके पास आज तो कम पावर है, अंग्रेज़ों के टाइम पर इनके पास बहुत सारी ताकतें हुआ करती थी। एज द टाइटल सजेस्ट, उसका मेन काम था रिवेन्यू कलेक्ट करना। आज कलेक्टर का काम रिवेन्यू कलेक्ट करना नहीं है, आज तो मैनेजमेंट का काम होता है, तभी तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है वो। रिवेन्यू कलेक्ट करना, टैक्स कलेक्ट करना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना अपनी डिस्ट्रिक्ट में जजेस की, पुलिस की और दरोगास की हेल्प से। हिज ऑफिस द कलेक्टरेट, कलेक्टर के ऑफिस को क्या कहा जाता है, कलेक्टरेट कहा जाता है। बिकॉज द न्यू सेंटर ऑफ पावर एंड पेट्रोनेज दैट स्टेडली रिप्लेस्ड प्रीवियस होल्डर्स ऑफ अथॉरिटी। ये जो है ना कलेक्टरेट, कलेक्टर का ऑफिस सबसे ज़्यादा ताकतवर ऑफिस बन गया। आज भी कहते हैं ना हम तेरी बात क्यों माने, कलेक्टर है क्या कहीं का, कलेक्टर बहुत पावरफुल पोस्ट होती है क्योंकि। कंपनी आर्मी, अब कंपनी की आर्मी भी होती थी। कॉलोनियल रूल जो था इंडिया में बॉट इन सम न्यू आइडियाज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिफॉर्म बट पावर रेस्टेड ऑन इट्स मिलिट्री स्ट्रेंथ। काफ़ी सारे बदलाव लेकर के आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, बट उसकी मेन पावर क्या थी, उनकी सैनिक बल। सैनिक बल बहुत इंपॉर्टेंट था। मुगल आर्मी जो है मेनली सवार्स की होती थी, पैदल चलने वाले लोगों की होती थी, और हॉर्सबैक मतलब घोड़ों पर आते थे मुगल सवार में लोग, और इन्फेंट्री भी होती थी। देखिए इन्फेंट्री होती है जो पैदल चलते हैं, और सवार जो है कैवलरी जिसको बोलते हैं, जो घोड़ों पे बैठे होते हैं, ठीक है। और पैदल सोल्जर्स भी होते थे। इनको मुगल्स में आर्चरी की ट्रेनिंग, तीरंदाजी की ट्रेनिंग दी जाती थी, लड़ाई और तलवार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती थी। कैवलरी डोमिनेटेड द आर्मी एंड द मुगल स्टेट डिड नॉट फील द नीड टू हैव अ लार्ज प्रोफेशनली ट्रेंड इन्फेंट्री। कैवलरी जो है वो सही होनी चाहिए, मतलब घोड़े वाली फौज ज़्यादा होनी चाहिए, अंग्रेज़ों को लगता था, और इन्फेंट्री पैदल चलने वालों की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। रूरल इलाके हैड अ लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड पीजेंट्स एंड लोकल ज़मींदार्स ऑफन सप्लाइड द मुगल्स विद पैदल सोल्जर्स। तो अंग्रेज़ों मतलब अभी क्या है अंग्रेज़ों में और उसमें मुगल्स में कंपैरिजन करके बताया जा रहा है कि मुगल्स तो काफ़ी सारे इलाकों में ज़मींदार और जो वो होते थे ना किसान, उनको भी एक तरह से सोल्जर्स की तरह इस्तेमाल कर लिया करते थे मुगल्स। अ चेंज अकर्ड इन 18th सेंचुरी, एक बदलाव आया जब मुगल के सक्सेसर जैसे कि अवध और बनारस ने स्टार्ट कर दिया पीजेंट्स को अपनी आर्मी में रखना एंड ट्रेनिंग देम एज प्रोफेशनल सोल्जर्स। पहले ऐसे बहुत ज़्यादा पीजेंट्स को आर्मी में नहीं लिया जाता था, फिर एकदम से अवध और बनारस में जो नवाब आए उन्होंने पीजेंट्स यानी कि किसानों को एक बिल्कुल ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी शुरू कर दी आर्मी की। ईस्ट इंडिया कंपनी अडॉप्टेड सेम मेथड, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी यही मेथड अपॉइंट किया और उसने भी आर्मी में लोगों को रिक्रूट करना शुरू कर दिया, जिसको उन्होंने सिपाही कहा या फिर सोल्जर कहा, ठीक है। गांव वाले इलाकों से ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी काफ़ी सारे लोगों को अपनी आर्मी में लेना शुरू कर दिया। वॉरफेयर टेक्नोलॉजी 1820s में चेंज हो गई। इसमें अब आर्मी कैवलरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ आर्मी डिक्लाइन, मतलब कैवलरी जो है घोड़े वाली आर्मी थी उसकी रिक्वायरमेंट कम होने लगी। 1820s में बंदूकें वगैरह आने लगी थी, तो घोड़े की आर्मी की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ने लगी। दिस इज़ बिकॉज ब्रिटिश एम्पायर वॉज फाइटिंग इन बर्मा, अफगानिस्तान, इजिप्ट, वेयर सोल्जर्स वर आर्म्ड विद मस्केट्स एंड मैचलॉक्स। मस्केट, देखिए मस्केट ना एक ऐसा वो होता था हैवी
गन यूज्ड बाय इन्फेंट्री सोल्जर्स, जो पैदल चलने वाले सोल्जर्स थे ना, वो काफ़ी हैवी गन इस्तेमाल किया करते थे, उसको ही मस्केट कहा जाता था। मैचलॉक होता था अर्ली टाइप ऑफ गन इन विच द पाउडर वॉज इग्नाइटेड बाय द मैच। और आप देखिए इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, बंदूकों का इन्वेंशन हो गया था, तो बंदूकों का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करना इन्होंने शुरू कर दिया था अपनी आर्मी में। सोल्जर जो थे कंपनी के, उनको भी मिलिट्री रिक्वायरमेंट्स प्रोवाइड करी गई। इन्फेंट्री रेजिमेंट्स नाउ बिकम मोर इंपॉर्टेंट। अब जो पैदल आर्मी होती थी ना, जिसके पास बंदूकें होती थी, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई। पहले घोड़े वाले इंपॉर्टेंट होते थे, अब पैदल वाले, बंदूकों वाले इंपॉर्टेंट हो गए। अर्ली 19th सेंचुरी में ब्रिटिश ने स्टार्ट कर दिया यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर, मतलब हर समय हम अपनी जो है आर्मी रखेंगे। सोल्जर्स वर ट्रेंड, सोल्जर्स को ट्रेनिंग दी जाती थी। सोल्जर्स इंक्रीजिंगली सब्जेक्ट टू यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग, अब इंडिया के जो सोल्जर्स थे उनको भी यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग देने लगे। ड्रिल एंड डिसिप्लिन दैट रेगुलेटेड देयर लाइफ फार मोर बिफोर, अब उनकी ड्रिलिंग वगैरह होने लगी, डेली ट्रेनिंग वगैरह चलती थी, है ना। अब इसमें कास्ट की और कम्युनिटी की फीलिंग भी काफ़ी ज़्यादा इग्नोर कर दी गई। इससे क्या हुआ, क्योंकि उनको प्रोफेशनल सोल्जर्स चाहिए थे। कास्ट वगैरह ये सब तो हमारे देश में मानी जाती थी, वो लोग तो इन सब चीज़ों को मानते नहीं, तो उनका तो धर्म ही अलग था, तो हर किसी को रिक्रूट किया गया। मगर हमारे देश के लोगों में इससे थोड़ी दिक्कत होने लगी। कुड इंडिविजुअल्स सो ईजिली गिव अप देयर कास्ट एंड रिलीजियस फीलिंग्स, could they see themselves only as soldiers and not as a member of communities? But क्या एक इंसान अपने धर्म को ऐसे ही भूल जाएगा, अपनी जाति को ऐसे भूल जाएगा क्या? अगर वो सोल्जर बन गया है, बाकी सारी चीज़ों को वो छोड़ देगा। अब इस तरीके से जो उनकी ड्रिलिंग होती थी, उसमें किस तरीके से उनकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस हर्ट हुई, ये सब हम देखेंगे आगे के चैप्टर्स में। उसी की वजह से 1857 का रिवोल्ट हुआ था। सिपॉइस को कैसा लगता था, किस तरीके से वो अपनी ज़िंदगी में उनकी आइडेंटिटी जो चेंज हो रही थी उसको देख रहे थे। रिवोल्ट हुआ था 1857 का, उसके बारे में हम आगे देखेंगे चैप्टर 5 में। अब कंक्लूजन में क्या आता है। द ईस्ट इंडिया कंपनी जो ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी एक व्यापार करने की कंपनी से एक पावर में, एक साम्राज्य बना लिया था उसने हमारे देश में। नई स्ट्रीम टेक्नोलॉजी, अलग अलग टेक्नोलॉजी का अराइवल हुआ 19th सेंचुरी में। इससे क्या हुआ, उनको और ज़्यादा हेल्प मिल गई। हमारे देश में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं हुए ज़्यादा, अंग्रेज़ों ने बहुत ज़्यादा कर लिए। और इससे 6 and 18 months टू ट्रैवल बाई सी, पहले क्या लगता था 6 से 18 महीने लग जाते थे ट्रैवल करने में सी से, बट स्टीम शिप्स आने लगे तो जर्नी जो है ना ब्रिटिशर्स की वो बहुत ही ज़्यादा आसान हो गई और वो आराम से इंडिया पहुंचने लगे। 1857 में कंपनी केम टू एक्सरसाइज डायरेक्ट कंट्रोल ओवर 63% ऑफ द टेरिटरी एंड 78% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। 1857 आते आते जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, ये 63% हमारे देश के इलाके पर राज कर रही थी। कंबाइंड विद इट्स इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन द रिमेनिंग टेरिटरी एंड पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, ईस्ट इंडिया कंपनी हैड वर्चुअली द होल ऑफ इंडिया अंडर इट्स कंट्रोल। 63% एक इलाके पे तो डायरेक्ट कंट्रोल कर रहे थे, बाकी सारे राजा इनके अंडर थे। जो राजा वगैरह बचे हुए थे ना, उन्होंने इनका आधिपत्य स्वीकार कर लिया था अंग्रेजों का। तो आप समझिए कि पूरा का पूरा देश ही अंग्रेज़ों के कंट्रोल में आ चुका था, हम लोग पूरी तरीके से गुलाम बन चुके थे। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। अब देखिए एल्सवेयर में अगर हम देखें तो स्लेव ट्रेड होता था साउथ अफ्रीका में। स्लेव ट्रेड का मतलब है लोगों को गुलाम बना करके बेचा जाता था। डच शिप्स, डच होते हैं नीदरलैंड्स के लोग, वो रीच सदर्न अफ्रीकन इन 17th सेंचुरी, अफ्रीका में पहुंच गए थे डच 17th सेंचुरी में। सून स्लेव ट्रेड स्टार्ट हो गया था, क्योंकि अफ्रीका के लोग काफ़ी ज़्यादा ताकतवर मजबूत होते थे, तो उनसे प्लांटेशंस में मेहनत का काम करवाया जाता था। लोगों को पकड़ा जाता था, उनको स्लेव मार्केट्स में बेचा जाता था। स्लेवरी 1834 में एंड हो गई और उसके बाद भी ये स्लेवरी बहुत मुश्किल से ही एंड हो पाई थी। विजिटर ऑफ केप इन 1824 हैज़ लेफ्ट अ मूविंग काउंट ऑफ व्हाट ही सॉ एट अ स्लेव ऑक्शन। तो केप ऑफ मतलब केप एक इलाका है अफ्रीका में, वहाँ पर जब एक इंसान पहुँचा था, मतलब किसी पर्सन ने लिखा था जो एकदम दहलाने वाला है। हैविंग लर्न दैट देयर वॉज टू बी सेल ऑफ कैटल, मतलब वो पर्सन कहता है मुझे लगा था कि कैटल जानवरों की सेल हो रही होगी और स्टॉक फार्म मतलब जानवरों को बेचा जा रहा होगा, मैं वहाँ पे पहुँच गया। हमने अपना वेगन, अपनी गाड़ी जो है इस पर्पस के लिए वहाँ पर रख दी थी, ठीक है, वहाँ पर रोक दी थी। अमंग द स्टॉक वॉज अ फीमेल स्लेव एंड हर 3 चिल्ड्रन। द फार्मर्स एग्जामिन्ड देम। स्लेव्स में हमें लगा था जानवरों की बिक्री हो रही है, बट इंसान बिक रहे थे वहाँ पे। तो एक औरत थी और उसके 3 बच्चे थे। और फार्मर्स जो है, द फार्मर्स एग्जामिन्ड देम, फार्मर उनको देखते थे। एज दे हैड बीन सो मैनी हेड ऑफ कैटल्स, इस तरीके से देखते थे जैसे वो इंसान ना हो बल्कि जानवर हो। दे वर सोल्ड सेपरेटली एंड टू डिफरेंट परचेजर्स, मतलब एक औरत थी, उसके 3 बच्चे थे, वो अलग अलग लोगों को बेच दिए गए। वो रो रहे थे, काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे, गुस्से में थे। वाइल शी
cast heart-rending look upon her children and the simplicity and touching sorrow of the poor young ones while they clung to their distracted parent। मतलब उसकी माँ को कहीं और बेच दिया गया और बच्चों को कहीं और बेच दिया गया। मतलब इससे हमें दिखता है कि कितने ज़्यादा इनसेंसिटिव लोग हो गए थे कि इंसानों को किस तरीके से उनके माँ बाप से बच्चों को अलग कर रहे हैं और जानवरों की तरह बहुत ही बुरा बर्ताव। अफ्रीका के गुलामों, जो अफ्रीका के लोग होते थे, उनको गुलाम बना करके बेचा जब जाता था तो बहुत बुरा उनके साथ बिहेव होता था। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए। इसके क्वेश्चन आंसर्स जो हैं, आई एम सो सॉरी, वो जो राइटिंग है आप लोगों को समझ में नहीं आती है। मैं जल्दी से जल्दी ट्राई करूँगी कि दोबारा से वो वीडियोज़ बना दिए जाएँ। तो दीवानी इसमें देख लेते हैं। चलिए थोड़ा सा वीडियो 15 मिनट्स का हो गया। वैसे तो अलग से वीडियो बनाएंगे हम क्वेश्चन आंसर्स का, तो तब देख लीजिएगा। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए। अच्छा लगा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।